So hello and welcome back everyone. It's another video. Elements of company secretaries legislation का part 2 होगा ये. So get ready with your pen and paper and let's start with this chapter. We will complete this chapter by today. ठीक है, ये last lecture होगा. इस lecture से आपका chapter जो है वो खत्म हो जाएगा एक बार के लिए. आ जाओ. तो आज के चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक होगा अपना फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. यार एक कंपनी सेक्रेटरी किस प्रकार के फंक्शंस करता है एक कंपनी में, राइट? व्हाट आर द फंक्शंस डन बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन अ कंपनी और एनीवेयर. ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट. एक एक पॉइंट करके देख लेंगे हम लोग. बहुत ही इजी है, कोई टफ कुछ है ही नहीं. बस देखने में अपने को पता लग जाएगा कि क्या करता है कंपनी सेक्रेटरी. रिपोर्ट टू द बोर्ड about the compliance with the provisions of this act, the rule made thereunder and the other laws applicable to the company. तो BOD बोर्ड को, बेटा बोर्ड को रिपोर्ट करेगा कि क्या क्या दरकार है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या लॉज बना के रखा है, ठीक है, कंपनी के लिए. ओके, तो इस कंपनी में, जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा है ना, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शंस देगा, रिपोर्ट करेगा. कौन? कंपनी सेक्रेटरी. उसके बाद देखो, टू एंश्योर दैट द कंपनी कंप्लाइज विद द एप्लीकेबल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड. तो कंपनी जो है वो सारे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करे, वो भी इंश्योर कौन करेगा? एक कंपनी सेक्रेटरी. उसके बाद देखो, टू डिस्चार्ज सच अदर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज. टू डिस्चार्ज सच अदर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज मतलब और जो बाकी ड्यूटीज है वो भी करेगा. तो वो बाकी ड्यूटीज है क्या, देख लेते हैं. आ जाओ. Duties of company secretary. The duties of company secretary shall also discharge the following duties, namely, to provide to the director of company collective and individually such guidance as they may require. जो भी जिस भी प्रकार का गाइडेंस, मैंने तुमको क्या बताया था आप लोगों को कि यार एक कंपनी सेक्रेटरी जो है ना, वो जब तक बोर्ड मीटिंग पे पैर नहीं रखता ना, तब तक बोर्ड मीटिंग का पत्ता तक नहीं हिलता. क्यों सर? इतना इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत भयानक इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हर सिचुएशन पे, हर मोमेंट पे एडवाइस करना काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का. तो मतलब समझ रहे हो कितना नॉलेजेबल पर्सन होना पड़ेगा तुमको, कितना कुछ ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, तभी ना तुम दूसरे को एडवाइस करोगे, है कि नहीं? तो हर उस प्रकार का ज्ञान देना, गाइडेंस देना, ठीक है, जो रिक्वायर करे. ठीक है, कलेक्टिवली हर डायरेक्टर्स को बिठा के एक साथ या फिर एक एक इंडिविजुअली कर देना. ठीक है, कोई भी करो लेकिन गाइडेंस देना होगा. विद रिगार्ड्स टू देयर ड्यूटीज, रिस्पांसिबिलिटीज एंड पावर. तो डायरेक्टर को उसका ड्यूटीज, रिस्पांसिबिलिटीज, पावर सब बताना पड़ेगा ना आपको. सर मुझे कैसे पता चलेगा डायरेक्टर्स का रिस्पांसिबिलिटी, पावर्स कैसा है? बेटा ऑडिटर का पावर क्या रहता है, ड्यूटीज क्या रहता है, डायरेक्टर का पावर्स क्या रहता है, ड्यूटीज क्या रहता है, ये सब चीज जो है ना तुमको ही पता रहेगा. एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ने वाले हो द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, पावर्स ऑफ डायरेक्टर, कितने प्रकार के डायरेक्टर, कैसे अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर, कैसे निकालते हैं डायरेक्टर, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? आप ना हो तो कुछ नहीं है, कंपनी नहीं है. समझ में आ रहा है ना? छोटा मोटा कंपनी तो छोड़ो यार, 10 करोड़ के कैपिटल का, 10 करोड़ के पेड अप शेयर कैपिटल की कंपनी जो है, वहां से आपको आपका जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना? तो वहां पे आपको as a company secretary you have to join the company and then take care of the company as a mother or father of the company. समझ में आ रहा है ना? कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? एक माँ या फिर पिताजी एक कंपनी का, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर द एंटायर कंपनी. समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, टू फैसिलिटेट दी कन्वेनिंग ऑफ मीटिंग, अटेंड बोर्ड कमिटी एंड जनरल मीटिंग. मीटिंग जो होता है ना, तो मीटिंग कौन बुलाता है? कंपनी सेक्रेटरी. सबको नोटिस कौन देता है? कंपनी सेक्रेटरी. मीटिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, वो कौन लिख के रखता है? कंपनी सेक्रेटरी. समझ में आ रहा है? जो जिस भी प्रकार का बोर्ड मीटिंग कह लो या फिर एनुअल जनरल मीटिंग कह लो या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कह लो, कुछ भी कह लो, कंपनी सेक्रेटरी इज मस्ट. समझ में आ रहा है? वो ही सब काम काज देखेगा, मीटिंग प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या डिसीजन लिया जा रहा है. उसके बाद देखो, टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड जनरल मीटिंग द गवर्नमेंट एंड सच अदर ऑथोरिटीज एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. तो यहाँ पे क्या बताया गया कि यार बोर्ड से किसी भी प्रकार का अगर अप्रूवल लेना है, बोर्ड मतलब बीओडी से, राइट, बीओडी से किसी भी प्रकार का अप्रूवल लेना है, या फिर जनरल मीटिंग में किसी भी प्रकार का अप्रूवल लेना है शेयर होल्डर्स से, या फिर गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का अप्रूवल लेना है कंपनी के हित में. समझ में आ रहा है ना? कंपनी के लिए गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का क्या लेना है? अप्रूवल लेना है, या फिर और कोई अदर ऑथोरिटीज. फॉर एग्जांपल अदर ऑथोरिटीज जैसे कि मैं कह लूं ये रीजनल डायरेक्टर कह सकता हूं, या फिर मैं आरओसी कह सकता हूं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कह सकता हूं. हाँ जी सर, कह सकते हो. तो अदर ऑथोरिटीज से जो परमिशन लेना होता है, जो भी कामकाज करना होता है, वो कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी. उसके बाद देखो,
to represent before the various regulators, other authorities under the act in connection with discharge of various duties under the act. तो यार अलग अलग रेगुलेटर्स, ये वाला जो टॉपिक है ना वेरियस रेगुलेटर्स, ये हम आगे जाके देखने वाले कि कंपनी सेक्रेटरी की रेगुलेटर्स के ये कौन से रेगुलेटर्स होते हैं जो कंपनी सेक्रेटरी जाके रिप्रेजेंट करना होता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि एनसीएलटी पकड़ लो यार, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, एनसीएलटी पकड़ लो, उसमें जाके कौन रिप्रेजेंट करता है कंपनी को? एक कंपनी सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? टू असिस्ट द बोर्ड इन कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, हाँ जी, to assist and advise the board to ensure good corporate governance, हाँ जी, and in comply with the corporate governance requirement and best practices, हाँ जी, corporate governance के लिए अच्छे से corporate govern हो पाए, मतलब corporate governance मतलब क्या, रूल रेगुलेशन अच्छे से फॉलो हो पाए, ठीक है, हर कोई काम अकॉर्डिंग टू द लॉ हो पाए, इसको कहते हैं हम लोग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। समझ में आ रहा है ना? तो वो जो है वो इंश्योर कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है सर। उसके बाद देखो, टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एंड अदर स्पेसिफाइड इन द एक्ट एंड रूल्स। उसके बाद सच अदर ड्यूटीज एज मे बी असाइन्ड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई भी ऐसा ड्यूटी, और इसके अलावा सुनो, इन ड्यूटीज के अलावा कोई भी ऐसा ड्यूटी जो कि लिखा हो कंपनीज एक्ट में या फिर कोई भी रूल्स में अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, या फिर अगर बोर्ड ने कोई भी किसी भी प्रकार का ड्यूटी दिया है तो वो भी करना है सर। समझ में आ रहा है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, चलो वो तो पता चल गया कि हाँ कंपनी सेक्रेटरी इज प्रोफेशन। अच्छा, इन प्रैक्टिस वाले जो बंदे जो कि कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करते हैं, इन प्रैक्टिस समझो क्या होता है कि यार कोई कोई तो अपना खुद का बिजनेस खोलते हैं कि नहीं कंपनी सेक्रेटरी का, हाँ जी, हाँ, उसको कहते हैं हम लोग कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। तो क्या बताया कि देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25, यहाँ पे बहुत डार्क हो चुका है बैकग्राउंड, तो थोड़ा लाइट कुछ देना पड़ेगा, लाइट कुछ आएगा कि नहीं, हाँ यहाँ पर देखो, एज पर सेक्शन 25 द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस मीन्स ए कंपनी सेक्रेटरी इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज सेक्रेटरीज एक्ट 1980। समझ में आ रहा है? तो ये जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। समझ में आ रहा है? A member of the institute shall be deemed to be in practice when individually or in partnership with one or more member of the institute in practice or in partnership with members of such other recognized profession as may be prescribed he in consideration of remuneration received or to be received। क्या होता है सर यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा? सिंपल है, समझो। बताया कि यार ये जो मेंबर है ना, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, कौन वो बंदा है जो कि इन प्रैक्टिस में आ जाएगा, जो कि ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, आ जाओ एक एक पॉइंट देख लेते हैं। Ensure himself in practice of the profession of company secretary to or in relation to any company, ठीक है, और offers to perform or perform services in relation to the promotion, forming, incorporation, amalgamation, reconstruction, reorganization और winding up of the company। समझ में आ रहा है? ये सब काम कर रहा हो, ठीक है, ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, या फिर कंपनी सेक्रेटरी का फॉर्म नहीं रहते क्या यार? समझ में आ रहा है? कंपनी सेक्रेटरी तो चलो एक तो होता है कि यार हाँ मैं सर्विस करूंगा, और एक बंदा कौन रहता है कि एक फार्म खोल लेता है, बिजनेस, राइट? तो वो कौन से प्रकार का सर्विसेज देता है? देखो ना, प्रमोशन, फॉर्मिंग, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये सारे काम जो है कंपनी सेक्रेटरी जो है वो देता है। तो ऑफर्स टू परफॉर्म और परफॉर्म सच सर्विसेज में बी परफॉर्म्ड बाय, देखो, an authorized representative of a company with respects to filing, registering, presenting, attesting or verifying any document by on behalf of the company, ये सारे काम करता है। शेयर ट्रांसफर एजेंट का भी काम करता है। एंड इशू हाउस शेयर और स्टॉक ब्रोकर का भी काम करता है। सेक्रेटरियल ऑडिटर और कंसल्टेंट का भी काम करता है। सेक्रेटरियल ऑडिटर समझ में आ रहा है ना? ये चार्टर्ड अकाउंट नहीं, ये सेक्रेटरियल ऑडिट होता है। मतलब क्या कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, लॉस जो एप्लीकेबल होता है, ठीक उस प्रकार से कंपनी लॉ का, देखो एक ऑडिटर को क्या करता है, एक ऑडिटर जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, वो ऑडिट करता है फर्म का, राइट? बट एक कंपनी सेक्रेटरी जो है ना वो भी ऑडिट करता है, लेकिन किस प्रकार का ऑडिट? सेक्रेटरियल ऑडिट, ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट करता है वो। समझ में आ रहा है ना? तो ये डिफरेंस समझ के रखियो। एंड एडवाइजर टू अ कंपनी और on management including any legal or procedural matter, एडवाइजर का काम करता है भैया, एडवाइस देते हैं। अच्छा, issuing certificate on behalf of or for the purpose of the company, यार शेयर सर्टिफिकेट जो है ना,
आप एक शेयर खरीदोगे तो शेयर सर्टिफिकेट जो है, अगर आप फिजिकल सर्टिफिकेट दे रहे हो किसी बंदे को, तो वहां पे फिजिकल सर्टिफिकेट में ना कंपनी सेक्रेटरी का, सीएस का सिग्नेचर होना होता है, ठीक है। तो इशू कौन करता है? सीएस। अभी यहाँ पर देखो एक पॉइंट है कि एन इशू हाउस का मतलब क्या है सर, मैंने समझा नहीं सर। स्टॉक ब्रोकर तो समझ चुके हैं, शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर तो समझ चुके हैं, बाकी सब समझ चुके हैं सर, एंड इशू हाउस समझ में नहीं आया सर। या फिर सर ये शेयर ट्रांसफर एजेंट जो है वो भी समझ में नहीं आया सर। शेयर ट्रांसफर एजेंट कौन होता है? An agent who helps to transfer the shares of a company to a particular person who have purchased the share। समझ में आ रहा है ना? इजी है ये देखो एन इशू हाउस क्या होता है। इशू हाउस क्या होता है ना, देखो कंपनीज जो है ना, बहुत सारे फार्म्स जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनीज को, ठीक है। मैं अकेला हूं, मैं पकड़ लो, मेरे को मन नहीं है किसी भी कंपनी में काम करना, ठीक है, मेरे को मन है मेरा खुद का बिजनेस सेटअप करना है, तो मैंने खुद का सीएस का फार्म खोल के रखा हूं। मैंने कंपनी आके मेरे को बोला कि मैं कौन से प्रकार का सर्विसेज देता हूँ, तो मैंने कंपनी को बोला कि सर जी सुनिए, मैं जो हूँ ना, आपके कंपनी में कोई भी शेयर इशू हो रहा हो तो मैं एज ए इशू हाउस काम करूंगा आपके लिए। तो इशू हाउस, उन्होंने बोला इशू हाउस क्या होता है? देखो सर जी, आपके कंपनी में शेयर इशू करने के लिए जितने भी प्रोसीजर्स है ना, वो सारे मेरे फार्म से होके गुजरेगा, ये सारा ड्यूटी मेरे फार्म का होगा। अलॉटमेंट से लेके कॉल्स तक, ठीक है, जितने भी सारे प्रोसीजर्स है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम लोग प्रोस्पेक्टस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोस्पेक्टस वाला बहुत सारे प्रकार के प्रोस्पेक्टस होता है कि नहीं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ओके, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, तो बहुत सारे प्रकार के प्रोस्पेक्टस होते हैं, सारे प्रोस्पेक्टस हम इशू करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। मतलब शेयर इशू करने के लिए जितने भी मतलब काम काज है ना वो हम करेंगे, तो वो उसी को कहते हैं इशू हाउस। तो वो बंदा शेयर को इशू के लेके रिलेटेड जितने भी काम काज है वो करता है, उसी को कहते हैं इशू हाउस। समझ में आ रहा है ना? तो कंपनी क्या करता है कि बहुत सारे कंपनी से ये शेयर इशूइंग के झमले में नहीं पड़ता है, ठीक है। वो बोलता है कि यार किसी और को दे देंगे ये काम करने के लिए, बहुत टफ है काम, तो कि कोई और मेंटेन कर लेगा, कोई और मेंटेन कर लेगा, ठीक है। और अपने को क्या करना है, अपने को बस अपना बिजनेस चलाना है, ठीक है। वो कंपनी सोच रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एज ए इशू हाउस जितने भी शेयर रिलेटेड, इशू रिलेटेड जितने भी काम काज है वो मैं करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है ना? शेयर ट्रांसफर एजेंट और इशू हाउस का मतलब समझे। उसके बाद आ जाओ, क्या बोला यहाँ पे, होल्ड्स हिमसेल्फ आउट ऑफ द पब्लिक एज ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। हाँ जी, आउट टू द पब्लिक मतलब पब्लिक को बताए, ढिंडोरा पीट के बताए कि हाँ मैं सीएस हूँ, मैं सीएस हूँ। कैसे बताएगा? अपने ऑफिस के बाहर में लगा देगा टैग, सीएस कंपनी सेक्रेटरी सो एंड सो, ओके। renders professional services or assistance with respect to matter of principle and detail relating to practice of profession of company secretary। हाँ जी, प्रोफेशनल सर्विस देता है, असिस्टेंस देता है, ओके, रिस्पेक्ट टू द मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल और डिटेल्स रिलेटिंग टू द प्रैक्टिस, ठीक है। वो सारा काम करता है रिलेटिंग, जो कि एक कंपनी सेक्रेटरी करता है या फिर कर सकता है, वो सारे काम वो कर रहा है, तो वो इन प्रैक्टिस माना जाएगा। देखो, रेंडर सच अदर सर्विसेज एज एन ओपिनियन ऑफ द काउंसिल आर और मे बी रेंडर्ड बाय ए कंपनी, ठीक है। तो और भी वो अदर सर्विसेज जो कि काउंसिल के ओपिनियन में एक कंपनी को देना चाहिए, ओके, ठीक है। क्लियर है? इजी है, यहां से लेके यहां तक रीड करना है। देखो यार, अपना क्या है, एमसीक्यू है, ठीक है, तो समझ के जाना है, रट्टा नहीं मारना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, समझ के जाना, एक एक लाइन समझ लो यार। एमसीक्यू में क्या पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि यार बताओ इसमें से कौन सा काम कंपनी सेक्रेटरी नहीं करता है, तो आपको तो सब याद रहना पड़ेगा ना कौन सा करता है। तो कॉमन सेंस लगाना, ठीक है, कि कौन सा काम जो है कंपनी सेक्रेटरी नहीं करेगा जो कि उसके दायरे के बाहर हो। तो आप एक एज एन एग्जांपल, बहुत सारे, अगर बोलेगा फार्म का ऑडिट कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी, नहीं सर, अगर सेक्रेटरियल ऑडिट हो तो कम सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है, बाकी और किसी भी प्रकार का ऑडिट नहीं कर सकता कंपनी सेक्रेटरी। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे है ना, तो अपना जो दिमाग है ना, दिमाग थोड़ा यूज करना। समझ में आ रहा है? उतना टफ कुछ है नहीं। नॉर्मली जो जॉब है कंपनी सेक्रेटरी का, आप भी कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स कर रहे हो तो आपको भी पता है कि किस प्रकार का जॉब्स करता है, इज़न्ट इट? शेयर मार्केट से लेके हर कोई जॉब कंपनी सेक्रेटरी करता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो है पॉइंट्स बस ये, इसी को देखो, ये लिमिटेड नहीं है, पहले बात मैं बता दूं, दिस इज नॉट लिमिटेड, ओके, दिस इज नॉट लिमिटेड एट ऑल, ये लिमिटेड नहीं है, ओके। इससे भी ज्यादा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको फ्यूचर में पढ़ने को मिलेगा
इन दी एग्जीक्यूटिव लेवल। समझ में आ रहा है? लेकिन F तक बस आपको याद रखना कि क्या क्या काम जो कि की पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल काउंसिल पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पकड़ लो आउट ऑफ द पब्लिक, ओके, होल्ड्स हिमसेल्फ आउट ऑफ द पब्लिक एज ए कंपनी सेक्रेटरी पकड़ लो। की पॉइंट्स याद रखो ना भाई मेरे, फिर हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा? कुछ दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ, उसके बाद देखो, कंपनी सेक्रेटरी बीइंग मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल रेंडर सर्विसेज इन फॉलोइंग एरियाज। किस किस एरिया में कंपनी सेक्रेटरी सर्विस प्रोवाइड करता है? देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विसेज, हाँ जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस के लिए तो कंपनी सेक्रेटरी ऑब्वियसली he renders the service of a corporate governance. देखो, advising on good governance practice and compliance by the corporate governance norms prescribed various securities and other business laws and regulations and guidelines matter thereafter. हाँ, एडवाइस किसको करेगा? BOD को, ठीक है, BOD को एडवाइस करेगा। उसके बाद देखो, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विसेज, प्रमोशन फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज मैटर्स रिलेटेड टू, मैंने पढ़ चुका है ये सब, हमने पढ़ा है यार। कॉर्पोरेट सर्विस देता है ना एज अ क्या क्या सर्विस, फॉर एग्जांपल प्रमोशन कह लो, फॉर्मेशन कह लो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कह लो। कौन करता है भैया? CSE तो करता है, और कौन करेगा बताओ मेरे को? और कोई है बंदा आपके नजर में? नहीं है। फाइलिंग रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फॉर्म्स रिटर्न्स एंड एप्लीकेशंस बाय एंड बिहाफ ऑफ एनी कंपनीज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जितने भी प्रकार का फाइलिंग होता है ना, फॉर्म्स, रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे बेटा CSE करता है। समझ में आ रहा है? बट डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्टर्स देते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद CS करता है ना। अगर CS को देखो, एक तो बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तो CS नहीं बनाता है कि नहीं, एनुअल रिटर्न जो है वो तो CS नहीं बनाता, वो कौन बनाता है? ऑडिटर। तो यार ऑडिटर बनाएगा रिपोर्ट, उसके बाद डायरेक्टर को बोलेगा, उसके बाद ना CS जाके उसको सबमिट करेगा। समझ में आ रहा है? तो CS का वो काम है। समझ में आ रहा है ना? तो CS को मेक श्योर करना है कि यार हाँ, कोई भी प्रकार का फाइलिंग है, ठीक है, रजिस्टरिंग है, रजिस्ट्रेशन करना है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक नया प्रॉपर्टी खरीदा, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सारे काम काज कौन करते हैं? CS का काम बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ही हेडेक वाला काम है CS का, बहुत ज्यादा है CS का काम। उस प्रकार से उसका सैलरी भी बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना? जितना तू बोएगा उतना ही तो तू खाएगा, है कि नहीं? अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेटरियल रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, स्टैट्यूटरी बुक्स मेंटेन करके रखता है, रजिस्टर्स मेंटेन करके रखता है, अरेंजिंग बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, प्रिपेयरिंग मिनट्स। यार सारे प्रिपेयरिंग मिनट्स मतलब क्या होता है सर? प्रिपेयरिंग मिनट्स सब तो समझ चुके हैं, जनरल मीटिंग, अरेंजिंग बोर्ड मीटिंग्स, प्रिपेयरिंग मिनट्स। मिनट बुक क्या होता है ना, एक देखो, एक मीटिंग में, एक कोई भी मीटिंग में जो उसमें जो कुछ भी हुआ, ठीक है, वो आफ्टर द मीटिंग ना वो लिख के रखते हैं हम लोग, लिख के रखते हैं। कौन लिख के रखता है? हम लोग लिख के रखते हैं। फॉर एग्जांपल CS तो मेंटेन करके रखना होता है ना भाई मेरे। वो मेंटेन कौन करके रखेगा? अगर CS नहीं है तो डायरेक्टर मेंटेन करके रखता है। समझो बात, अगर CS नहीं है तो डायरेक्टर मेंटेन करके रखता है। अगर CS है तो कौन मेंटेन करके रखता है बताओ? हाँ जी CS। ऑल वर्क रिलेटिंग टू शेयर्स एंड देयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ठीक है, शेयर ट्रांसफर करो या फिर ट्रांसमिशन करो। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन? सिंपल बात है, ट्रांसफर मतलब दो जीवित व्यक्ति है, एक ने दूसरे को ट्रांसफर किया, तो उसका जो इसका टाइटल जो इसको मिल चुका है ना, A का टाइटल जो B को मिल चुका है ना ट्रांसफर के बाद, वो आप लिख के रखो अच्छे से, या फिर आप मेंटेन करके रखो। ये तो सब इलेक्ट्रॉनिकली हो ही जाता है, लेकिन CS को देख के रखना होता है, जो कि फिजिकल सर्टिफिकेट से, जो बंदे फिजिकल सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई होता है ना, तो उनका कामकाज ठीक से हो पाए। शेयर्स जो है ना दो प्रकार का होता है, देखो, एक होता है फिजिकल, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो फिजिकल वाला चक्कर तो चला चुका है, आजकल नहीं होता है फिजिकल वाला, पहले के जमाने में होता था, अभी तो सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो चुका है कि नहीं। और ट्रांसमिशन मतलब एक बंदे के मरने के बाद जो उसके नॉमिनी को जाता है उसका शेयर्स, वो होता है ट्रांसमिशन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक होता है दो जीवित व्यक्ति के साथ, और दूसरा होता है एक जीवित एक मृत्यु हो चुका है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का मतलब? हाँ जी सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना है। मेरे को यार एक बात बोलना है आप लोगों को कि यार ये जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना आप लोगों को, ये छोटा छोटा पॉइंट्स, तो ये इस पॉइंट्स में भी डाउट्स निकलते हैं आप लोगों का, ठीक है। तो लगता है कि यार आप लोग वीडियो अच्छे से देखते नहीं हो, या फिर आप स्किप कर देते हो वीडियो। तो मेरा एडवाइस ये है कि वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। आप जरूर पूछ सकते हो मुझसे टेलीग्राम पे, जो कि अपना ग्रुप है चैनल में, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो यूट्यूब के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
कुछ ऐसे पॉइंट्स भी पूछते बच्चे जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि नहीं? लगता है कि वो बच्चे जो है ना वो स्किप करके देखते हैं वीडियो, पक्का 100%। तो अगर आप स्किप करके देखते हो तो छूट जाएगा कंसेप्ट, समझ में आ रहा है ना? फिर भी अगर आपका डाउट है तो मैं आई एम ऑलवेज, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो इन द टेलीग्राम चैनल। ओके, आ जाओ सेक्रेटरियल ऑडिट देख लेते एक बार। According to section 204 of the Companies Act 2013, every listed company and every public company having a paid up share capital of 50 crore rupees or more, अच्छे से ध्यान देना बेटा, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल कितना 50 करोड़ रुपीस और मोर, ओके, और एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 250 करोड़, 250 करोड़ रुपीस और मोर, समझ में आ रहा है? 250 करोड़ रुपीस और मोर। रेड इंक से मैं दिखा देता हूं, आप देखो किसको किसको दरकार है, लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीस और मोर। ये पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर पेड अप शेयर कैपिटल। या फिर एवरी पब्लिक कंपनी, देखो एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग ए टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ रुपीस और मोर, ठीक है, 250 करोड़ रुपीस और मोर, ये पेड अप शेयर कैपिटल, ये टर्नओवर हो चुका है। ओके, उसके बाद देखो, और एवरी कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग। आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग मतलब जो कि उसने अभी तक पेमेंट नहीं कराया है, मतलब उसका चुकता नहीं किया है, लोन तो लिया है लेकिन उसका प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। लोन और बोरोइंग जो लिया है बैंक से या फिर कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एट 100 करोड़ रुपीस और मोर, 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा लिया है, मोर शैल एनेक्स विद इट्स बोर्ड रिपोर्ट मेड इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 अ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। तो उसको जो है ना, उन सारे कंपनीज को, इन सारे कंपनीज को आपको क्या करना होगा, हाँ जी, सेक्रेटरियल ऑडिट कराना होगा बाय ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, बाय ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अभी देखो, It shall be the duty of the company to give all assistance and facilities, हाँ जी, देखो कितना अच्छा बोल रहा है। It shall be the duties of the company to give all assistance and facilities to the company secretary in practice for auditing the secretarial and relating records of the company. Okay, and relating to the records of the company, समझ में आ रहा है? The board of director in their report made in terms of sections 134 subsection 3 shall explain in full any qualification, observations or other remarks made by the company secretary in practice in his report. ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, जब वो खुद के रिकॉर्ड बनाते हैं ना, इन द रिपोर्ट, बीओडी के रिपोर्ट जो होते हैं, ठीक है, मेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 shall explain in full and qualification observation, वो एक्सप्लेन करेगा कि किसी भी प्रकार का अगर ऑब्जर्वेशन है, किसी भी प्रकार का ऑब्जर्वेशन दिया है किसने, सीएस ने अपने सेक्रेटरियल रिपोर्ट में, ठीक है, सीएस ने अगर अपने रिपोर्ट पे किसी भी प्रकार का ऑब्जर्वेशन दिया है, क्वालिफिकेशन दिया है, क्वालिफिकेशन में मतलब क्या कि सीएस का क्वालिफिकेशन नहीं, समझो एक बात, किसी भी प्रकार का ऊंच नीच हो रहा है या फिर कोई भी गलत चीज या फिर अच्छा चीज, कुछ भी चीज, ठीक है, सीएस ने मेंटेन करके रखा है अपने रिपोर्ट में, उसने लिख के रखा है अपने रिपोर्ट में, वो बोर्ड रिपोर्ट में भी मेंशन होना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द रिपोर्ट मेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 134 सबसेक्शन 3, समझ में आ रहा है? देखो ये जो सेक्शन 134 एंड सबसेक्शन 3 है ना, ये सेक्शन एक्चुअली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट से रिलेटेड रखता है, ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट से। तो सबसेक्शन 3 जो है ना, इस लाइन पे क्या बोला गया, मैं अगर आपको बोल दूं कि कोई भी प्रकार का सीएस ने अगर कोई भी प्रकार का ऑब्जर्वेशन किया है या फिर क्वालिफिकेशन दिया है तो इसमें मेंशन करना होगा आपके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 134 सबसेक्शन 3। क्लियर है? अपने रिपोर्ट में, बोर्ड रिपोर्ट में, इफ ए कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ ए कंपनी और द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कॉन्ट्रावेंसेस द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शंस, द कंपनी, एवरी ऑफिसर ऑफ प्रैक्टिस और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विद shall be not less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 lakh rupees। तो अगर आपने ये सारे फॉर्मेलिटीज जो है फुलफिल नहीं किया है, जितने भी हम लोग फॉर्मेलिटीज पढ़ चुके हैं, तो अपने को क्या लग जाएगा, फाइन लग जाएगा 1 लाख से, पेनल्टी कहते हैं हम लोग इसको, 1 लाख से 5 लाख तक, ठीक है, एक्सटेंड हो सकता है। क्लियर है भाई मेरे? इजी था, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेशन, कहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है? ओके, ये सारे
तो कौन से लॉस फॉलो करना होता है, देखो कॉर्पोरेट लॉस, और इनके ऊपर जो है ना आपको एडवाइस भी देना पड़ता है। ये आपको रीड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं एक दो पढ़ लूँ फेमस लॉस, जैसे कि सेबी एक्ट, स्कारा हो गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आईबीसी कोड। ये तो बढ़िया है, मतलब मजा आ जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ने के टाइम पे। आपको जो पढ़ाऊंगा ना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अभी तो है नहीं, आपके एग्जीक्यूटिव में होगा, अगर मौका मिले तो पढ़ाऊंगा ये वाला टॉपिक में। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है ना, अरे बढ़िया है, मतलब कैसे इंसॉल्वेंट होता है, ओके, बैंक्रप्ट हो जाता है कंपनी, उसका जो मतलब प्रोसीजर है, समझ में आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो आपको ईबीसीएल में पढ़ने को मिल जाएगा। डिपॉजिटरीज एक्ट है, सेबी में फिर पढ़ने को मिल जाएगा। डिपॉजिटरीज जो है, डिपॉजिटरीज एक्ट, ठीक है। डिपॉजिटरीज एक्ट क्या होता है, जो कि मतलब आपको मैं अगर बताऊं तो ये जो यार फिजिकल सर्टिफिकेट से इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है ना भैया, वो अपने डिपॉजिटरीज करते हैं भैया, ओके। फिजिकल सर्टिफिकेट से कोई बंदा होता है पुराना जमाने का, ठीक है, उसके पास क्या है फिजिकल सर्टिफिकेट, उसको क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक वे में उसको कन्वर्ट कराना है, तो डिपॉजिटरी भैया करा देते हैं ये चीज, ओके। तो ये जो कंसेप्ट है आपको सेबी में देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये सब, मतलब बहुत ही बढ़िया। लेबर एंड लेबर लॉ जो है, इंडस्ट्रियल लॉ, आपको जीआईजेल में देखने को मिल जाएगा, ओके, ऑल दिस, ये भी जीआईजेल में देखने को मिल जाएगा। एनवायरमेंटल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, सारे जीआईजेल। Mergers and amalgamation, strategic alliances, company law, foreign collaborations and joint ventures, company law, setting up subsidiaries abroad, company law, competition law, ये हो गया EBCL, ठीक है। कंपटीशन एक्ट, तो बेटा कंपटीशन एक्ट जो है ना 25 मार्क्स का आता है आपके एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव लेवल में, बस एक चैप्टर 25 मार्क। कैन यू इमेजिन, एक चैप्टर में 25 मार्क, मतलब भयानक इंपॉर्टेंट। उसके बाद IPR प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट वैल्यूएशन ऑडिट, रियल स्टेट, आर्ट्रीब्यूशन कॉन्सिलिएशन एक्ट, ये तो बेटा JIGL में है, JIGL। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्सिलिएशन भी पूछता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है भैया, बहुत ही बढ़िया। ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये भी आपको कंपनी लॉ, उसके बाद CL में देखने को मिलेगा कंपनी लॉ जो है। उसके बाद है अपना SBEC, ठीक है, SBEC में भी देखने को मिल जाएगा ड्राफ्टिंग एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे, तो आप सोचोगे सर इतना सारा पढ़ना पड़ेगा एक्ट्स, हाँ जी, कंपनी सेक्रेटरी बनना इतना इजी है क्या, क्या बोल रहे हो यार, इतना इजी नहीं है। तो ये सारे जो लॉस है आपको पता होना होगा। डायरेक्टर्स जो है, बोर्ड का डायरेक्टर जो आपको पूछेगा कि भैया बता जरा अंडर द कंपटीशन एक्ट क्या होता है, मेरे को थोड़ा एडवाइस दे, सो दैट मैं कुछ बिजनेस डिसीजंस ले पाऊं, है कि नहीं, ये सारे तो आपको ये सब पता होना होगा। उसके बाद देखो कहां पे रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी और अदर पर्संस बिफोर, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी CS जो है ना, रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, कहां पे जाना पड़ता है, देखो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT जिसको कहते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल SAT, SAT। मैंने एक पोस्ट डाला था SAT के बारे में, याद आ रहा है, मैंने पोस्ट डाला था, एज ए मीम डाला था मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर SAT के बारे में। क्या होता है कि SAT का मैं एक बता दूं इंटरेस्टिंग चीज, SAT क्या होता है कि सेबी जो होता है, अगर आपको लिस्टिंग कराना है ना आपके कंपनी को, आपकी कंपनीज के सिक्योरिटीज को लिस्टिंग कराना, यू वांट टू लिस्ट योर सिक्योरिटीज इन द सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाता है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है सेबी को, ओके, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो वो क्या करता है ना कि यार बहुत ज्यादा रेगुलेशंस है अपने सेबी में। मैं आपको बता दूं, बाहर के जो इन्वेस्टर्स है ना, वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता ही नहीं है, क्यों पता है, बहुत ही ज्यादा रूल्स रेगुलेशन, ओके, एंड ऑल दैट कॉम्प्लिकेशन है अपने सेबी में। क्यों है सर, क्योंकि यार इंडिया की जो जनता है ना, बहुत ही सरल बुद्धि के जनता है, मतलब उनको इतना ज्ञान नहीं है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा रूल्स बनाना होता है, बहुत ज्यादा रूल्स बनाना होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि बहुत टफ हो जाता है। तो कभी कभार क्या होता है, लिस्टिंग के लिए ना सेबी जो है ना वो अप्लाई नहीं कर, मतलब सेबी जो है वो अप्रूवल नहीं देता है बहुत सारे कंपनीज को, क्या नहीं मैंने अप्रूवल नहीं देना तेरे को, मैंने अप्रूवल नहीं देना है तेरे को। तो उसके बाद कंपनी जो एग्रीव्ड कंपनी रहता है ना, एग्रीव्ड मतलब जो दुखी कंपनी, जो कि मतलब सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन से दुखी हो चुका है, तो जाके सेट को अप्लाई करता है, सेट को जाके अपील करता है। देखो इसका नाम ही है सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल, मतलब वहां पे अपील होता है, ठीक है।
कि सेबी ने अगर कुछ किया और आपको वो चीज पसंद नहीं आया, तो आपको लगता है कि यार सेबी ने कुछ गलत कर दिया आपके साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज को, सैट को। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है सिक्योरिटीज एपलेट ट्राइब्यूनल में। तो जिन भी बच्चों को देखना है ना सर ने कौन सा मीम शेयर किया है, तो वो जाके आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाओ, कम्युनिटी सेक्शन ऑफ माय यूट्यूब चैनल, और आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटीज एपलेट ट्राइब्यूनल का एक मीम है अकॉर्डिंग टू दिस व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू। ओके, लिस्टेड कंपनीज के बारे में, लिस्टेड एंटिटीज के बारे में आ जाओ। नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल, NCLAT, डिफरेंस देखो, NCLT NCLAT, ठीक है, एपलेट ट्राइब्यूनल। अगर यहां से आपने कोई भी ऑर्डर पास किया है ना, और यहां से किसी भी प्रकार का ऑर्डर पास किया हो कंपनी को, ओके, NCLT ने कोई भी ऑर्डर पास किया हो कंपनी को, तो वो अग्रीव्ड है, वो फिर जा सकता है ना एपलेट ट्राइब्यूनल के पास, NCLAT। ओके, कंज्यूमर फोरम है, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स है, ट्रेडमार्क्स अथॉरिटी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, टैक्स अथॉरिटीज है, अदर क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, सब में आपको जाके दलीलें पेश करना होगा, बिकॉज यू आर ए कंपनी सेक्रेटरी, यू आर ए लीगल लॉयर। देखो, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन सर्विसेज। सर ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन क्या होता है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, GIGL को पढ़ने को मिलेगा ये आपको आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। अगर आपको ये वाला टॉपिक जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ याद है ना, मैं बस थोड़ा ही टॉपिक बताऊंगा, लेकिन पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा आपको, थोड़े टॉपिक में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा मोस्टली। आर्बिट्रेटर और कॉन्सिलिएशन में डिफरेंस क्या? देखो, आर्बिट्रेशन क्या होता है ना कि यार दो पार्टी है, ए है, बी है, इन दोनों पार्टी में कोई भी डिस्प्यूट लगे, मतलब झगड़ा हुआ है, ठीक है, किसी भी बिजनेस रिलेटेड इश्यूज को लेकर, तो ए और बी क्या करेंगे पता है? ए और बी जो है ना, वो लोग आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करेंगे, आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करेंगे। आर्बिट्रेटर्स कैसे अपॉइंट होता है? देखो, ऑड नंबर होना चाहिए हमेशा, ऑड, इवन नहीं होना चाहिए। ओके, 2 4 ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है 1 हो या फिर 3 हो। ओके, समझ में आ रहा है? इट शुड बी ऑड नंबर। तो ए क्या करता है? ए जो है ना, अपने साइड से एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करता है, बंदे को अपॉइंट करता है। बी को क्या करता है? बी भी अपनी साइड से एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करता है। तो भैया अभी तो ये इवन हो चुका है, इसको तो ऑड होना चाहिए। तो ये दोनों मिलके, ये दोनों आर्बिट्रेटर मिलके अपने सहमति से एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करता है। इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल आर्बिट्रेटर। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब अपने स्कूल का हेड, तो अपने पूरे ये डिस्प्यूट के हेड कौन है? प्रिंसिपल आर्बिट्रेटर। ठीक है, ये जाके डिसीजन सुनाता है। अगर कोई भी पार्टी, पकड़ लो ए, पकड़ लो बी, एग्रीव्ड है किसी भी डिसीजन को लेके, किसी भी डिसीजन को लेके एग्रीव्ड है, तो पार्टी अप्लाई कर सकता है कोर्ट पे, कोर्ट में अप्लाई कर सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट होता है ना, उस एग्रीमेंट में प्रोसीजर लिखा होता है कि किस प्रकार से ये आर्बिट्रेटर्स जो है ना, ये डिसीजन दे सकता है। तो ये डिसीजन ये लिखा होता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पकड़ लो यहाँ पे क्या क्या लिखा होता है? मोस्टली लिखा होता है किस जगह पे डिसीजन देना है, कब देना है, किस प्रकार से देना है, ऑरली देना है, रिटर्न देना है, ऑब्वियसली रिटर्न देना होगा। उसके बाद ये सारे सब कुछ लिखा होता है। तो अगर आर्बिट्रेटर ने ए को या फिर बी को नोटिस दिए बगैर ही कोई डिसीजन ले लेना, तो इनवैलिड होगा ना, तो तब तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन समझो, जब आर्बिट्रेटर कोई डिसीजन दे देता है ना, एंड दैट इज लीगल डिसीजन, कोई भी इलीगल तरीके से ना जाके आर्बिट्रेटर कोई डिसीजन देता है ना, वो डिसीजन इक्वल्स टू कोर्ट रहता है, वो डिसीजन इक्वल्स टू कोर्ट रहता है। ठीक है, कोर्ट का जो डिसीजन है इक्वल्स टू दी आर्बिट्रेटर्स डिसीजन। लेकिन ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं दे सकता आर्बिट्रेटर, जैसे कि आपको फांसी दिया जा रहा है या फिर आपको 10 साल के लिए जेल वेल, इस सबका चक्कर नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी, आप डिफॉल्ट है, कोई भी फाइन है या फिर पैसा जो है आपका जमा हुआ है उसको निकालना है। ओके, ए ने बी से पैसा लिया था, ए ने अभी भी बी को नहीं दे रहा है, तो ये सारे चक्कर में, ठीक है, तो वो सब डिसीजंस दे सकता है, लेकिन लिमिटेड डिसीजंस। ऐसा नहीं है कि यार उसको फांसी दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो यार ये चक्कर क्यों है सर, ये किया क्यों है कोर्ट ने? ये सारे लॉस लाया क्यों है? आर्बिट्रेशन का लॉस क्यों लाया है? क्योंकि बेटा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, ठीक है, रिसेंट जजमेंट है, ज्यादा साल हुआ नहीं है, कि यार अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जितने केसेस पेंडिंग है ना, एंड टू ऑल दी अदर कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है ना,
सामने 100 साल भी निकल जाए तब भी पूरा केसेस जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जजमेंट नहीं दे सकते वो लोग, क्योंकि इतना ज्यादा जो है क्वांटिटी में केसेस जम चुका है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप मिटा लो आपके केसेस, इसके लिए उन्होंने आर्बिट्रेशन एक्ट लाया। क्लियर है ना। कॉन्सिलेशन सर्विसेज क्या है ना, कॉन्सिलेशन सर्विस नॉर्मली अपने फैमिली के अंदर होता है, फैमिली का जो बुजुर्ग होता है ना, सुनो, कॉन्सिलेशन जो होता है फैमिली के बुजुर्ग जो होता है ना, तो वो बुजुर्ग बंदे जो होते हैं वो लोग डिसीजन देते हैं। फॉर एग्जांपल दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सिलेशन एग्रीमेंट कौन सा हुआ था पता है? कॉन्सिलेशन एग्रीमेंट, हाँ जी, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में जो तकरार हुआ था ना, तकरार हुआ था, तो उसके बाद अनिल को क्या दे दिया, सारे छोटे छोटे कंपनी जो है सब कुछ दे दिया उन्होंने, बस रिलायंस जो है वो रखा है मुकेश के पास। तो ये जो डिसीजन था ना उनके अम्मा जी ने लिया था, घर के बुजुर्ग ने, अम्मा जी ने, समझे ना, और कोई ने नहीं लिया। इसमें कोई बाहर का आदमी आके डिसीजन नहीं सुनाया, अम्मा जी ने बोला कि बेटा तू छोटा है तू ये ले, तू बड़ा है तू ये ले, ऐसा करके ना उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया। समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं कॉन्सिलिएशन सर्विस। ये नॉर्मली आपके घर के मेंबर्स लोग करते हैं कॉन्सिलिएशन सर्विसेज। समझ में आ रहा है ना। तो नॉर्मली तो घर के मेंबर्स करते हैं, यहाँ पे थोड़ा लीगल फॉर्मेलिटीज जो है ना वो कम रहता है कॉन्सिलिएशन में, क्योंकि आपको भी पता है घर के मेंबर्स ज्यादा करता है ये चीज। आर्बिट्रेशन में लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा रहता है। तो ये आर्बिट्रेशन में ना अपना सीएस भी बन सकता है बेटा, आर्बिट्रेटर। हाँ जी, यू कैन बी एन आर्बिट्रेटर, प्रिंसिपल आर्बिट्रेटर बन सकते हो आप भी। समझ में आ रहा है? एक्टिंग एज आर्बिट्रेटर या फिर कॉन्सिलिएटर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉमर्शियल डिस्प्यूट। कॉन्सिलिएटर भी बन सकते हो आप भी, किसी का अम्मा जी बन सकते हो, सीएस। ठीक है। एडवाइजिंग ऑन आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। ठीक है, ये रीड करना है। उसके बाद क्या होता है, टेक ओवर कोड एंड इनसाइडर कोड। टेक ओवर कोड तो बहुत बड़ा है अपने सेबी में। सेबी टेक ओवर कोड मतलब एक कंपनी जो दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेता है, एक कंपनी जो दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेता है, उसका भी तो बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं ना, उसका भी तो बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। एक कंपनी जो आप किसी भी कंपनी को अपना बनाना चाहते हो, आप किसी को अपना बनाना चाहते हो तो उसमें भी तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको कल को शादी करना है यार, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लगता है कि नहीं? Until and unless you're an atheist, अगर आप एथिस्ट हो तब तो कोई मतलब है नहीं, मतलब आप शादी करो ना करो आपके खुद का रूल्स रेगुलेशन होगा। लेकिन इफ यू आर अ रिलीजियस पर्सन, आप किसी भी रिलीजन में हो, आप किसी को अपना बनाना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, then you have to follow some rules and regulations, isn't it? Exactly. When company wants to make some other company as apna company, as its subsidiary, okay, he wants to acquire more shares, voting powers, okay, from that company, you want to take over that company, तो उसमें ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बेटा। तो वो जो है कंप्लायंस, एज ए कंप्लायंस ऑफिसर काम करता है सीएस, कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हुआ कि नहीं, मैं देखता हूं, मैं देख के आता हूं, वो सारी चीज। ठीक है। एक्टिंग एज ए इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है ना, देखो इनसाइडर ट्रेडिंग शॉर्टकट में समझा देता हूं। ये सारे जो है ना 5 दिन 6 दिन के लेक्चर्स है इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर, टेक ओवर कोड के ऊपर, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन सर्विसेज के ऊपर, थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूं अभी से, सो दैट फ्यूचर में दिक्कत ना हो। कंपनी का जो शेयर्स है ना वो लिस्टिंग से पहले, मतलब शेयर्स पकड़ लो शेयर मार्केट में अभी लॉन्च होने वाला है, तो उससे पहले कोई भी ऐसा टाइप का जो इंफॉर्मेशन है अगर वो पास हो जाए, पकड़ लो, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। पकड़ लो कल जो है ना मेरा जो कंपनी का शेयर्स है ना वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग देने वाले हैं शेयर्स। अगर मैंने आपको बता दिया, आप मेरे रिलेटिव हो, ठीक है, मैंने बता दिया सुन मेरे कंपनी में जो शेयर्स है ना वो कल खरीद लेना, क्योंकि मेरे कंपनी का शेयर्स जो है ना वो आसमान तक छूने वाला है, उसका प्राइस बहुत जाके पहुंचने वाला है, क्योंकि अपने कंपनी जो है ना बहुत सारी चीज में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, ठीक है, करने का सोचा है, ऑल दिस इन्वेस्टमेंट किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो शेयर्स जो है ना वो आसमान तक छूएगा, तो तू जो है ना कल फटाफट जाके मेरी कंपनी का शेयर्स खरीद ले, सो दैट तेरे को प्रॉफिट हो जाए। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होता है, ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है ना, ये सब कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर नहीं करना चाहिए। पब्लिक अगर खरीदेगा अपने हिसाब से खरीदेगा, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन पकड़ लो यार, कंपनी में किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर्स है ना उसका दाम घट जाएगा, कंपनी का जो शेयर्स है उसका दाम घट जाएगा। पकड़ लो डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल्स जो है ना उसके प्लान्स के बारे में, पर्सनल ईमेल्स के बारे में वो अगर पब्लिकली एक्सपोज हो जाए, फॉर एग्जांपल पब्लिकली एक्सपोज हो जाए, तो क्या हो जाएगा,
अगर अच्छा बात लिखा है तो ठीक है, या फिर कोई गंदा बात लिखा है अपने मेल्स में, अगर वो एक्सपोज हो गया ना तो कंपनी का तो नाम डूब जाएगा, शेयर्स मार्केट पूरा डाउन हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर डायरेक्टर जो है ना सोच रहा है कंपनी को बेच देने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो अभी तक डायरेक्टर ने डिस्क्लोज नहीं किया कहीं पर भी, ठीक है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन कि डायरेक्टर पकड़ लो, सुनो डायरेक्टर अभी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन, चलो वो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में काम कर रहा है डायरेक्टर अपना कंपनी, उसको लगता है कि यार कंपनी को जो है ना वो फर्टिलाइजर्स में लेकर जाना है, ठीक है, उसका एमओए जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वहां पे चेंज कर देना है, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज कर देना है, और उसके लिए तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होगा, वो तो है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो है। लेकिन बहुत सारे तो शेयर होल्डर्स है जिनको लगता है कि यार अभी तो इस फिलहाल अगर अभी फर्टिलाइजर्स में गया तो शेयर जो है कंपनी अच्छा नहीं कर पाएगा, ये बहुत सारे शेयर होल्डर्स को पता है, तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में, नहीं करेंगे ना। तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन अगर शेयर जो है खरीदने से पहले, शेयर जो है वो लिस्ट होने से पहले ही पता चल जाए बाकी शेयर होल्डर्स को, तो वो लोग शेयर थोड़ी खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कंपनी नुकसान में चला जाएगा कुछ साल बाद, मेरे को पता है। तो इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। कोई भी अच्छा इंफॉर्मेशन या फिर बुरा इंफॉर्मेशन जो कि शेयर्स के खरीदना बेचना के ऊपर, खरीदे बेचे के ऊपर जो है, शेयर के प्राइस के ऊपर जो है वो हैम्पर कर सकता है, उसको कहते हैं हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, ठीक है, इसका भी कंप्लायंस किसको करना है? सीएस को। सीएस जाएगा टोपी पहन के, हेलमेट लगा के जाएगा, बोलेगा बेटा देखता हूं, मैं देखता हूं कौन करता है इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ बेटा तुमको करना, इधर आओ मेरे सामने, कंटा आपके नीचे जो दूंगा ना मैं, ठीक है, ऐसा बिहेवियर रहेगा सीएस का, ठीक है, वो एज ए कंप्लायंस ऑफिसर पुलिस गिरी करेगा, वो समझ में आ रहा है ना, यू विल बी अ कंप्लायंस ऑफिसर, जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो देखेगा कि सब कुछ नॉर्म्स के हिसाब से चल रहा है, क्लियर है। तो सिक्योरिटीज कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज, मतलब किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट हो, फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेशन अंडर सेबी, एलओडीआर, आईसीडीआर रेगुलेशंस, ऑडिट इन रेगुलेशन टू रिकॉन्सिलेशन ऑफ शेयर्स, तो उसका जो है एक नंबर ये है, ठीक है, इंटरनल ऑडिट एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, तो कंप्लायंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस द सिक्योरिटीज मार्केट पर्टिकुलरली, तो ये सारे जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, सेबी, एलओडीआर, आईसीडीआर, ये सारे इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा है ना कंपनी को फॉलो करना है, तो इसको फॉलो कौन कराएगा? सीएस कराएगा कंपनी को फॉलो, कि इन सब के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है सबको आपको फॉलो करना है, कंपनी जी आपको फॉलो करना है, इसलिए आपको मेरा दरकार है, इसलिए इस साल जो है ना बोनस देना मेरे को। आ जाओ, पब्लिक इशू लिस्टिंग एंड सिक्योरिटीज मैनेजमेंट। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको सीएस के बारे में, कि जो सीएस है ना वो कभी भी आपका जो उसका सैलरी है ना वो एज ए परसेंटेज नहीं ले सकता, वो फिक्स रहेगा। पकड़ लो आपका सैलरी आपको चाहिए 10 लाख, तो आप 10 लाख बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आपकी कंपनी के प्रॉफिट का 10% लूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, जेल चले जाओगे। समझ में आ रहा है? सीएस के ऑथोरिटी के बाहर है ये। आ जाओ, public issue listing and securities management. As an advisor, consultant in case of shares and other securities, preparation of projects, reports and feasibility studies, syndication of loans from banks and financial institutions, हर उस प्रकार का इशू ऑफ शेयर में जो भी किसी भी प्रकार का आपको सर्विस देना है आपको देना है। ओके, ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस मैंने बता चुका हूँ, प्रोस्पेक्टस इशू करने के टाइम पे आपको करना है, सीएस को करना है। लोन डॉक्यूमेंटेशन सब अभी को करना है, सीएस को करना है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज भी देना है, टैक्सेशन सर्विस भी देना है। ओके, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विस भी देना है और टैक्सेशन सर्विस भी देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड, ये बस आपको दिमाग में रखना है क्या क्या प्रकार के फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज होता है, सीएस को देना होता है। टैक्सेशन सर्विस जो है वो भी देना होता है, जीएसटी को रिलेटेड लॉस एंड ऑल। ओके, तो ये आपको रीड करना है, रीड कर लोगे ना, इजी है। इंटरनेशनल, देखो ये इंटरनेशनल TIONAL होगा, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड WTO सर्विसेज, इसको भी देना है। एडवाइजिंग ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू IPRs एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को रिलेटेड, IPRs को रिलेटेड, ट्रिप्स को रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट हो उसके ऊपर आपको एडवाइस करना है। ओके, एडवाइजिंग ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एंटी डंपिंग सब्सिडीज, कॉन्ट्रवेलिंग ड्यूटीज, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, एडवाइजिंग ऑन इशू सर्टिफिकेट ऑन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, ये सारे लॉस है, ठीक है, तो इन सारे लॉस के ऊपर आपको टिप्पणी देना होता है एज ए सीएस, ठीक है।
तो आप तो ये सब लॉस आपको पढ़ना होगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर ये सारे लॉस क्या लॉस होते हैं, isn't it? Advising on intellectual property license and drafting of agreement, ठीक है. Acting as a registered trade market agent, तो ट्रेडमार्क भी तो बेटा सीएससी लेकर देता है, समझ में आ रहा है. पेटेंट राइट भी तो सीएससी लेकर देता है, और कौन देता है? आ जाओ. जनरल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशन, advising on legal structure of the organization, business policy, strategy and planning, formulation of organizational structure, acting as a management representative to obtain ISO certification. तो ये सारे जनरल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टुवर्ड्स आपके नॉर्म्स है जो सीएस को फॉलो करना होता है. इसमें समझाने का कुछ है नहीं. इसमें क्या है कि आपको याद रखना है कि कौन से सर्विसेज सीएस को करना होता है, कौन सा देना होता है, कौन सा आपके लिए ही बेटर है, आपका स्कोप खुल जाएगा. बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर मेरे को तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है सर, इतना ज्यादा यार याद नहीं रख पाएंगे. आप याद रखो सो दैट कल अगर सीएस बन जाओ तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारा, ढेर सारा 100 अपॉर्चुनिटीज हो काम करने के लिए. समझ में आ रहा है ना कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, सब कर सकते हो, सुपरमैन हो आप. ठीक है. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशन, कम्युनिकेशन विद शेयर होल्डर्स करना है, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स, ऑथोरिटीज एक्सेट्रा. हाँ जी यार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन तो बनता है यार. सीएस और शेयर होल्डर्स के साथ बात करना है ना, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करना है ना, गवर्नमेंट के साथ, रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, सबको यार हंसी खुशी रखना होता है यार, सबको मैनेज करके रखना पड़ता है यार. यू आर द कर्ता धर्ता ऑफ ए कंपनी. एडवाइजरी सर्विस फॉर ब्रांड इक्विटी एंड इमेज बिल्डिंग. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टुवर्ड्स भी आपको देखना होता है कि यार सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है. मैन पावर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कितना मैन पावर चाहिए प्लानिंग करना, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए. ऑडिट ऑफ एचआर फंक्शंस, परफॉर्मेंस अप्राइजल, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्राइजल, मोटिवेशन रेम्यूनरेशन स्ट्रेटजीज, कैसे बंदों को, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, पहले पढ़ लेता हूं. इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑफिशियल मैनेजमेंट, वर्क स्टडीज, एडवाइजिंग ऑन इंडस्ट्रियल लेबर लॉस. इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, जो ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस, मशीन्स नहीं, ह्यूमंस, आपके कंपनी में जो ह्यूमंस हैं उनके भलाई के लिए, ओके, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको काम करने के लिए मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए, ठीक है, जो कुछ भी कर पाए सीएस एक उसको एडवाइस करेगा. सीएस किसको? बीओडी को. डिसीजन तो बीओडी को लेना है, बीओडी को डिसीजन लेना है, लेकिन बीओडी डिसीजन लेने के बाद कौन अप्रूव करेगा? शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. समझ में आ रहा है ना. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यार यहां से लेके यहां तक रीड, आपको सारे साइबर लॉस जो है ना वो फॉलो करना है. ओके. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिलेटेड जितने भी लॉस है आपको याद रखना है कि यू हैव टू फॉलो ऑल दैट. सर हर एक पॉइंट पढ़ना जरूरी है? समझ के जाओ भैया, समझ के जाओ, थोड़ा समझ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार. एक बार पढ़ने से भी तो हो जाता है. कंप्लायंस विद साइबर लॉ, हाँ यार साइबर लॉ तो फॉलो करना होता है. सीएस कौन सा काम कर सकता है? कोई भी सही काम है तो कर सकता है सीएस. समझ में आ रहा है ना. बाकी सब काम को छोड़ के देखो सभी तो कवर हो रहा है. कंप्लायंस, साइबर लॉ, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में जो ब्रॉड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला चक्कर है, बोर्ड मीटिंग में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला चक्कर है, मैंने आपको बताया था पहले. बोर्ड मीटिंग कर सकता है विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हाँ जी कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. एडवाइजिंग ऑन सॉफ्टवेयर कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग, सारे रीड करना है. ठीक है. अरे खत्म हो चुका यार. तो आपका जो टॉपिक था वो यहाँ पे दी एंड होता है फॉर एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन पार्ट 2. कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछना. आज के आज पूछना, आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, आज के आज पूछना है आपको कोई भी डाउट है तो. ठीक है. पढ़ाई जोरदार से चालू कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है. अगर आपको पसंद आया मेरा लेक्चर then please support this channel by subscribing to this channel and hit the like button and also the bell icon so that you get regular notifications of my videos. Thank you so much everyone. Happy learning guys.